guys, welcome back to my channel Study with Jyoti। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में धार्मिक साहित्य से रिलेटेड जानकारी दी थी, तो आज मैं आपको धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में जानकारी दूंगी। धर्मनिरपेक्ष अर्थात जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए हमारा धर्मनिरपेक्ष देश। अब धर्मनिरपेक्ष में हमें किसी एक प्रत्येक धर्म के बारे से संबंधित किसी भी जानकारी को हम नहीं जान सकते। इसमें हमें सामाजिक गतिविधियाँ, किसी काल की सामाजिक गतिविधियाँ या फिर प्रमुख गतिविधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। तो चलिए देखते हैं। धार्मिक साहित्य के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देना होता था। अब जैसा कि हमने धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, तो उनके लेखकों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वे धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देते थे। अब आज हम पढ़ रहे हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो किसी समाज की लगभग सभी प्रमुख गतिविधियों पर हमें प्रकाश पड़ता है। किससे? धर्मनिरपेक्ष साहित्य से। अब हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, पनिनी के अष्टाध्यायी को हम ले सकते हैं, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य पूर्व के भारत की राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशा की हमें जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता, यवनों पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। अब हमें गार्गी संहिता से क्या जानकारी मिलती है? यवनों पर जो आक्रमण हुए थे उसकी हमें जानकारी मिलती है। गोडवाहों से हमें वाकपति राज। अब गोडवाहों जो एक साहित्य था, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसके रचयिता कौन थे? वाकपति राज। अब इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे हमें कन्नौज नरेश वर्मा की हमें जानकारी मिलती है। विक्रमांक देव चरित। अब इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? इससे हमें चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, विक्रमांक देव चरित में। ठीक है। अब इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता बिल्हन थे। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं का वर्णन मिलता है। अब इन सभी साहित्यों से हमें किसका वर्णन मिलता है? मौर्य काल का। किससे? विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से, सोमदेव के कथा सरित सागर से और क्षेमेंद्र के वृहत कथा मंजरी। ठीक है। सोमदेव सूरी के नीति वाक्यामृत, जो कि 10वीं सदी ईस्वी के अंत में इसका निर्माण किया गया था, उससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? समकालीन राजनीति। ठीक है। समकालीन राजनीति पर इसका प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाकाव्य और कालिदास कृत मालविक अग्निमित्रम। ठीक है। कालिदास कृत है ये मालविक अग्निमित्रम, और पतंजलि के द्वारा बनाया गया महाकाव्य नामक नाटक से शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। हमें इससे किसकी जानकारी मिलती है? शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कालिदास के रघुवंश, जो कि 4वीं सदी ईस्वी में आए थे, में संभवतः समुद्रगुप्त की दिग्विजय मतलब उनकी विजय, उनकी उपलब्धियां की हमें झलक मिलती है। पृथ्वीराज रासो। अब ये इसके रचयिता कौन थे? चंद्रवई। ठीक है। चंद्रवरदाई इसके रचयिता माने गए हैं। और इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? चौहान वंश शासक पृथ्वीराज की जानकारी मिलती है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नाटक और दांडी के दशकुमार चरित से भी तात्कालीन समाज का सुंदर चित्रण मिलता है। वात्सायन का कामसूत्र
इस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत जातक कथाएं, वैज्ञानिक साहित्य, आयुर्विज्ञान इत्यादि का अध्ययन किया गया है। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत जातक कथाएं और वैज्ञानिक साहित्य, आयुर्विज्ञान इत्यादि का हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो चलिए अब हम देखेंगे जातक कथाएं। अब ये जातक कथाएं किससे रिलेटेड है ये हम देखेंगे। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध के जितने भी पूर्व जन्म थे उनकी कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। यह साहित्य सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण और रोचक माना जाता है। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया था कि महात्मा बुद्ध ने गौतम के स्वरूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। अब इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि हमारे जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उन्होंने जन्म लेने से पहले, इस गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले उन्होंने 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से वे गुजरे थे। अब इनमें से कई जन्मों में वह क्या थे, पशु का जीवन वे उन्होंने पाया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। क्योंकि यह बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है इसलिए प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। क्योंकि ये बुद्ध के हमारे पूर्व जन्मों के बारे में ये बताता है, ये संबंधित उसी से है, उनके पूर्व जन्मों पर। तो इसलिए वो जो प्रत्येक जातक कथा जो बनाई गई है वो एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी में आए थे। ठीक है, से दूसरी सदी ईस्वी तक की हमें 5वीं सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक की हमें सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। प्रसंगवश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं को भी जानकारी देती है। अब हमें ये बुद्धकालीन जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हुई थी उसकी भी जानकारी देती है। अब हम आगे देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। ये सबसे महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। कौन? अर्थशास्त्र। और इसे लिखा गया था कौटिल्य द्वारा। ठीक है, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और यह 15 अधिकरणों में विभक्त है। कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में। दूसरा और तीसरा अधिकरण अधिक प्राचीन है। दूसरा और तीसरा जो अधिकरण है वो सबसे अधिक प्राचीन माना गया है। इस ग्रंथ को वर्तमान रूप ईस्वी के आरंभ में दिया गया, परंतु इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। अब ये हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी देते हैं और उसके मौर्यकालीन से संबंधित समाज और उनके अर्थतंत्र, इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, उसकी झलक हमें किस में मिलती है? अर्थशास्त्र में। इससे प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। अब हमें इसमें किसकी सामग्री मिलती है? राजतंत्र से संबंधित जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे अध्ययन के लिए हमें उसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे मौर्य शासक के आदर्श और पद्धति का भी पता चलता है। अब मौर्य शासकों के क्या आदर्श थे, क्या पद्धति थी, उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। अब इसमें हमें कृषि के विषय पे भी न्यूनतम जानकारी मिलती है। अब अर्थशास्त्र में हमें कृषि से विषय जो भी है उसकी भी जानकारी मिलती है। न्याय से, राजनीति से जितने भी संबंधित हुए कार्य हुए हैं मौर्यकालीन में उससे भी जुड़े हुए हमें जानकारी मिलती है।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं वैज्ञानिक साहित्य पर। वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, गणित विज्ञान, आयुर्विज्ञान, भौतिक तथा रसायन विज्ञान इत्यादि का पता चलता है। किससे? वैज्ञानिक साहित्य में ये इसके अंतर्गत इतने सारे आ जाते हैं टॉपिक। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। तो पहला हमारा है व्याकरण और भाषा विज्ञान। इस विज्ञान का उद्भव हुआ क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित वेद की ऋचाओं और मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता को बहुत महत्व देते थे। अब हमारे जो पुरोहित थे, वेद थे, उन्होंने ऋचाओं और मंत्रों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। इसलिए इन्होंने व्याकरण का उद्भव हुआ, विज्ञान का उद्भव हुआ, ताकि वे और भी शुद्धता से इसका और भी आगे बढ़ा पाएँ। ईसा पूर्व 4वीं सदी में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करके, अब ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में क्या हुआ कि संस्कृत भाषा के नियम सुव्यवस्थित रूप से संचित किए गए और पनीनी ने व्याकरण लिखा। किसने लिखा? पनीनी ने व्याकरण लिखा, जो अष्टाध्यायी के नाम से विख्यात है। ठीक है। ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में पतंजलि नामक साहित्य लिखा। अब ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में क्या लिखा गया? पतंजलि नामक साहित्य लिखा गया, जो महाभाष्य से पर आधारित था। ठीक है। जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरण पनीनी की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य जो था वो पनीनी के अष्टाध्यायी पर ही आधारित था। पनीनी और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास आगे गुप्त काल में भी हुआ। अब पनीनी और पतंजलि के जो ग्रंथ थे उसके आधार पर संस्कृत के व्याकरण और विकास का आगे गुप्त काल में आगे बढ़ता गया, विकास हुआ। ठीक है। कब हुआ? जब अमरकोश की रचना हुई। जब अमरकोश की रचना हुई तब इसका व्याकरण का विकास हुआ। अमरकोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया। अब अमरकोश का किसने संकलन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की सभा में जो एक नवरत्न थे जिन्हें अमर सिंह कहा जाता था, उन्होंने इसका संकलन किया। अब हम आ जाते हैं गणित पे। गणित के क्षेत्र में इस काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके रचयिता कौन थे? आर्यभट्ट थे। वे कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में रहते थे। 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति ज्ञात था। अब 5वीं सदी के आरंभ में ही भारत में दार्शनिक पद्धति सबको ज्ञात हो चुकी थी। अब इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारतीयों ने किया था। प्रसिद्ध गणित शास्त्री आर्यभट्ट इससे परिचित थे। वे इस दार्शनिक पद्धति से परिचित थे। चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से और पश्चिम जगत ने अरबों से सीखी जब वे भारत के संपर्क में आए। अब चीनियों ने पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारक जितने भी बौद्ध धर्म प्रचारक थे उससे चीनियों ने सीखा। ठीक है। क्या सीखा? ये दार्शनिक पद्धति। और पश्चिम जगत ने अरबों से सीखी। पश्चिम जगत ने किससे सीखी? अरबों से सीखी। कब? जब वे भारत के संपर्क में आए तब उन्होंने सीखा। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री सदी में किया। अरबों ने इसे भारत से सीखा। किसने सीखा? अरबों ने इसे भारत से सीखा जब वे भारत के संपर्क में आए। आगे देखते हैं। हड़प्पा से बनी ईंट की इमारतों से प्रतीत होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में लोगों को मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। अब हमारे हड़प्पा में जितनी इमारतें बनी हुई है, जिस ईंट से बनी हुई है, उससे हमें यही प्रतीत हुआ कि
उस टाइम पे भी पश्चिमोत्तर भारत में भी लोगों को मापन का और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। ठीक है। अनुमानतः वैदिक लोगों ने इस ज्ञान से लाभ उठाया होगा। किसने लाभ उठाया होगा? वैदिक लोगों ने, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास के शुल्ब सूत्रों में दिखाई देता है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तम्भ ने व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला। किसने? आर्यभट्ट ने। जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। किसने इसका क्षेत्रफल जानने का नियम किसने निकाला? आर्यभट्ट ने। और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि त्रिकोणमिति का जन्म होता है। प्राचीन काल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। अब हम आ जाते हैं विज्ञान पर। भारत का विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान आपस में जुड़े हुए थे। इस देश में खगोल विद्या में अधिक प्रगति इसलिए हुई। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम का योगदान उल्लेखनीय है। अब हमारे देश में जब खगोल विद्या का अधिक प्रगति हुई, क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने इसमें योगदान दिया था उनके नाम क्या है? आर्यभट्ट है, वाराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त है और भास्कर प्रथम है। इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बेबीलोनियाई विधि से स्थिति की गणना की। ठीक है। उसने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया। आर्यभट्ट ने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है। किसने निकाला? आर्यभट्ट ने। उसने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर भास्कर प्रथम ने उन पर टीकाएं और स्वतंत्र ग्रंथ लिखकर विशेष ख्याति प्रदान की। अब आर्यभट्ट के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भास्कर प्रथम ने क्या किया? उन पर टीकाएं लिखी, स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, जिससे उन्हें विशेष ख्याति मिली। वाराहमिहिर की सुविख्यात कृति है बृहत् संहिता। अब उनकी सुविख्यात कृति कौन सी है? बृहत् संहिता। अब उनकी अन्य कृतियाँ कौन सी है? पंच सिद्धांतिका, बृहत् जातक, लघु जातक। ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। किनकी? वाराहमिहिर की। वाराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, और उसने ग्रहों के संचार और अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कृतियों का सहारा लिया। अब उसने ग्रहों के संचार के लिए अन्य जितनी खगोलीय समस्याएं थी के अध्ययन में यूनानी द्वारा कृति थी लिखी गई थी, उसका भी सहारा लिया। किसने? वाराहमिहिर ने। चलिए आगे देखते हैं। वाराहमिहिर महत्वपूर्ण ज्योतिषी के रूप में इतने अधिक प्रशंसनीय नहीं थे। अब वाराहमिहिर ज्योतिषी के रूप में वे इतने प्रशंसनीय नहीं थे जितने ज्योतिष के इतिहासकार में रूप में। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की है? ब्रह्मगुप्त ने। अब आगे बढ़ते हैं आयुर्विज्ञान पर। प्राचीन भारत में शरीर रचना विज्ञान, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं, का अध्ययन किया गया है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। ईसा की 2री सदी में भारत में आयुर्वेद से संबंधित 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।
अब हमारे भारत में आयुर्वेद से संबंधित 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। पहला है सुश्रुत संहिता और दूसरा है चरक संहिता। सुश्रुत संहिता, इसमें मोतियाबिंद, पथरी तथा कई रोग का शल्योपचार बताया गया है। अब सुश्रुत संहिता में क्या बतलाया गया है? मोतियाबिंद, पथरी और कई रोग के उपचार बताए गए हैं। अब हम आ जाते हैं चरक संहिता पर। अब भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। चरक संहिता को क्या कहा जाता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। अब इसमें हमें क्या मिलती है जानकारी? ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और यक्ष्मा के अनेक भेदों का वर्णन मिलता है। अब उनके उपचार मिलते हैं किसमें? चरक संहिता में। 6ठी शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। 6ठी शताब्दी में क्या होता है कि वाग्भट जो होते हैं उन्होंने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय जिसे कहा जाता है वो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी था। अब आयुर्वेद से संबंधित विद्वान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। अब उसका नाम क्या था? धन्वंतरी। नवीनतम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई। अब जो नवीनतम नए नामक जो आयुर्वेद ग्रंथ बने उसकी रचना भी इसी काल में होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं भौतिक तथा रसायन विज्ञान में। इन दोनों विज्ञानों में भी अध्ययन हुए। वैश्विक शाखा ने अनुसिद्धांत का प्रतिपादन और प्रचार किया। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान का विद्वान था। अब बौद्ध दार्शनिक जो था नागार्जुन जिसे कहा जाता है वो रसायन और धातु विज्ञान का वो क्या था? विद्वान था। उसने क्या प्रमाणित किया कि सोना, चांदी, तांबा आदि खनिज जितने भी पदार्थ हैं वे रासायनिक प्रयोग से रोगों का भी निवारण कर सकते हैं। किसने कहा? नागार्जुन ने। और वो कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। धातु संबंधी ज्ञान की अत्यधिक उन्नति हुई। अब इस काल में क्या हुआ कि धातु संबंधी जितने भी ज्ञान थे उसकी उन्नति होती है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका सर्वोत्तम उदाहरण है दिल्ली का सुप्रसिद्ध मेहरौली लौह स्तंभ है, ठीक है, जिसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ था और यह अब जंग रहित है। अब तक वो क्या है? जंग रहित है। कहाँ पे इसका उदाहरण मिलता है हमें? दिल्ली के सुप्रसिद्ध मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिहार के सुल्तानगंज। अब हमें दूसरा महत्वपूर्ण कहाँ मिलता है? जो धातु के बारे में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसके बारे में जानकारी देता है तो वो बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त होता है, ठीक है। बुद्ध की खड़ी हुई तांबे की प्रतिमा जो है वहाँ पे सुल्तानगंज में जो कि 7.5 फुट ऊंची है और 1 टन वजन है, वो भी हमें उसका उदाहरण देती है कि उस टाइम पे भी धातु से निर्माण जो किए गए थे सारे जो धातु का जो ज्ञान था वो उन्हें पता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं अपने एफ़र्ट्स दिखला रही हूँ तो आपका भी ये बनता है कि आप इस वीडियो को कम से कम देखें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।